प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को ई संपत्ति कार्डों के वितरण का किया शुभारंभ। कहा, स्वामित्व योजना गांव और गरीब के आत्मविश्वास, आपसी विश्वास और गांव के विकास को नई गति देने वाली। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी किए गए प्रदान। प्रधानमंत्री ने इस साल भी कोरोना संक्रमण को गांव तक न पहुंचने देने और गांव में टीकाकरण के लिए पंचायतों से सहयोग का किया आह्वान। कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से किया गया शुरू, जिससे कोई भी परिवार न सोए भूखा। जस्टिस एन.वी. रमन बने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस एन.वी. रमन को देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। देश के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति का कार्य निर्बाध गति से जारी। वाराणसी, लखनऊ, नागपुर और नासिक पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 3,46,000 से अधिक नए मामले दर्ज। 2,19,000 से ज्यादा मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। विभिन्न राज्यों में जारी लॉकडाउन का दिखा असर। 13 करोड़ 83 लाख से अधिक का हुआ टीकाकरण। और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। धन उगाही मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। अनिल देशमुख के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरस्कृत पंचायतों को पुरस्कार राशि ट्रांसफर की। इस दौरान केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को ई संपत्ति कार्डों के वितरण का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांव को रखकर आगे बढ़ रही है और सभी योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। पंचायतों को नए अधिकार दिए जा रहे हैं। पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर घर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में सरकार ने देश के हर गरीब के लिए मई और जून महीने में मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है। साथियों, इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा।
इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। प्रधानमंत्री ने पंचायतों से इस साल भी कोरोना संक्रमण को गांवों तक नहीं पहुंचने की चुनौती को दोहराया और साथ ही कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में अपना योगदान देने को भी कहा। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज इस अवसर पर 4 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक का कार्ड मिला है। 24 अप्रैल 2020 को हम लोग इस कार्यक्रम में शरीक थे। उस समय आपके नेतृत्व में आपके कर कमलों से स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ था और आज 4 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक का कार्ड आपके कर कमलों से इस कार्यक्रम में उपलब्ध होने वाला है। तो कुल मिला के 1 साल के भीतर 7 लाख लोगों को ये मालिकाना हक का कार्ड प्राप्त होगा। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सशक्त व आधुनिक पंचायतें आत्मनिर्भर भारत की नींव है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने गरीब व किसान कल्याण को समर्पित अपनी नीतियों से पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त व आधुनिक बनाकर गांवों के सामाजिक व आर्थिक विकास को नई दिशा दी है। जस्टिस एन.वी. रमन ने आज भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस नूथलपाटी वेंकट रमन को शपथ दिलाई। 6 अप्रैल को राष्ट्रपति ने तत्कालीन सीजेआई जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की ओर से भेजी गई सिफारिश को मंजूर करते हुए जस्टिस एन.वी. रमन को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया था। और बतौर जज जस्टिस रमन की पहली नियुक्ति साल 2000 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्थायी जज के तौर पर हुई थी। 2013 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए और फरवरी 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। जस्टिस रमन का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक किसान परिवार में हुआ और बतौर वकील उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की शुरुआत की। जस्टिस रमन की सिविल क्रिमिनल सर्विस केस और राज्यों के बीच नदियों के बंटवारे से जुड़े कानूनों में विशेषज्ञता है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कई चर्चित मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट पर रोक के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की है। साथ ही जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन और 4G सेवाओं पर रोक, महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में राजनीतिक संकट पर भी उन्होंने सुनवाई की। जस्टिस रमन लगभग 16 महीने सीजेआई के पद पर रहेंगे और 26 अगस्त 2022 को उनका कार्यकाल पूरा होगा। और 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए जस्टिस बोबड़े ने 18 महीने के अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की और अहम फैसले भी दिए। कोविड लॉकडाउन में मजदूरों के पलायन और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के धरने जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई की। लंबित मुकदमों को कम करने के लिए उन्होंने अदालती कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के आयुर्वेदिक अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति का कार्य निरंतर जारी है। बोकारो लखनऊ के बीच दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से वाराणसी में भी ऑक्सीजन आवश्यकता की आपूर्ति की गई है। इससे वाराणसी में कोरोना रोगियों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार करवाई जा रही है। दिल्ली स्थित बत्रा अस्पताल ने आज सुबह ऑक्सीजन की कमी को लेकर SOS जारी किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने ऑक्सीजन का एक टैंकर भिजवाया है। बत्रा अस्पताल के डॉक्टर SCL गुप्ता ने बताया कि हमें दिल्ली सरकार ने आधा टन ऑक्सीजन मुहैया कराया है, लेकिन वो भी लगभग 1 घंटे ही चलेगा। उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी। हमारी रोज की जरूरत 8000 लीटर की है। हमारे अस्पताल में 350 मरीज भर्ती हैं। इसी तरह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। यहां उपयोग में लाई जाने वाली ऑक्सीजन लो फ्लो वाली है। यहां भी मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई गई। और दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में भी ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होने के कगार पर था। यहां भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल की गई है। यहां कोरोना के 215 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से कई ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच गई है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने से लखनऊ में मरीजों को मदद मिलेगी। लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। और लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और एयरफोर्स भी इस काम में जुटी हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता नंदिता डागर। नंदिता, लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, चाहे वो रेलवे की तरफ से हो या फिर वायुसेना की तरफ से। किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई वायुसेना की तरफ से की जा रही है? नंदिता, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? नंदिता डागर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समाचारों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई के तहत ऑक्सीजन की आपूर्ति में लगातार लगा हुआ है और इसी को लेकर लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम से कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुक्रवार शाम 8:10 पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों के साथ विशाखापट्टनम से नागपुर स्टेशन पहुंची। इनमें से 3 टैंकर नागपुर स्टेशन पर उतारे गए और शेष महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन पर उतारे जाएंगे। रविवार सुबह ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नासिक रोड स्टेशन पहुंचने की उम्मीद है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 4 टैंकर के साथ विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के नासिक पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने से नासिक में मरीजों को मदद मिलेगी। नासिक के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक मंगवा रही है। कल हिंडन एयरबेस से वायुसेना का एक C-17 विमान आज सुबह सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकरों के लेकर वायुसेना का विमान आज शाम तक पानागढ़ पहुंचेगा। देश में कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 66,836 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा इसी अवधि में 74,045 लोग ठीक हुए हैं और 773 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब कोरोना के कुल मामले 41,81,576 हो गए हैं। इनमें से 34,04,792 मरीज ठीक हुए हैं और 63,252 की जान गई है। राज्य में अब कोरोना के 6,91,851 सक्रिय मामले हैं। और दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,331 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना मामलों की संख्या 9,80,689 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 348 मौतें हुई हैं,
जिससे मरने वालों की कुल संख्या 13,541 हो गई है। दिल्ली में 24 घंटों में 23,572 मरीज ठीक होने के बाद अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 8,75,109 हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केरल में सप्ताहांत में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हुई हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार को राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू करने का फैसला किया था। इस दौरान राज्य में लॉकडाउन जैसी सख्ती लागू की गई है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी यात्रा की ही इजाजत है। शादी समारोह के लिए इंडोर में 75 और आउटडोर में 150 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इस दौरान अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोच्चि सहित सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सख्ती देखी जा रही है। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू नियमों को सख्त कर दिया है। राज्य के गृह विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी कर 19 अप्रैल से लागू पाबंदियों में अतिरिक्त पाबंदियां जोड़ी हैं। और ये पाबंदियां हैं कि खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की चीजों की सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया गया है। किराना और सब्जी की दुकानें सोमवार से सुबह केवल 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे ही खुलेंगी। डेयरी बूथ और दूध के आउटलेट्स 2 पारियों में सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। मिठाई, प्रोसेस्ड फूड और बेकरी की दुकानों और रेस्तोरां को खोलने की अनुमति नहीं है, केवल होम डिलीवरी होगी। शादी समारोह में 50 आदमी शामिल होंगे और शादी 3 घंटे में करनी होगी। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में 26 अप्रैल से नहीं कर सकेंगे यात्रा। हर सप्ताहांत पर पूरी तरह से कर्फ्यू लागू रहेगा। यह कर्फ्यू शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे राज्य में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य में 3 दिन पहले हर शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, नोएडा, गोरखपुर सहित राज्य के कई शहरों में सख्ती देखने को मिल रही है। प्रशासन इस दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान केवल जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की छूट दी जा रही है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी छूट दी जा रही है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया था। इससे पहले केवल 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू था। ओडिशा के शहरी इलाकों में सप्ताहांत लॉकडाउन के तहत सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान राजधानी भुवनेश्वर सहित बाकी शहरी इलाकों में छूट के तहत सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सुबह की सैर और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। वहीं कर्नाटक में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते 4 मई तक वीकेंड पर लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन का असर राजधानी बेंगलुरु सहित अन्य शहरों में देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में वीकेंड के अलावा बाकी दिनों के लिए आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया था। वीकेंड पर पूर्ण प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। इससे पहले प्रशासन ने गुरुवार को राज्य भर में दोपहर में मार्केट में सभी गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानों को बंद कराया था। कर्नाटक में यह वीकेंड लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे जारी रहेगा। और देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,46,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 2,19,000 से ज्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 25,52,940 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 2,624 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.15% हो गई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,89,544 हो गया है। और देश में कोरोना नमूनों की जांच का काम भी लगातार जारी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में कल तक कोरोना संक्रमण के लिए कुल 27,61,89,222 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 17,53,569 सैंपल कल टेस्ट किए गए।
देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में भी बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में CSIR के दुर्गापुर में स्थित केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग शोध संस्थान ने स्वदेशी तकनीक से एक ऑक्सीजन संवर्धन यूनिट तैयार किया है। इस उपलब्धि से कोरोना काल में लोगों का जीवन बचाने में बहुत मदद मिलने की उम्मीद है। इसके बारे में और जानकारी देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की इस रिपोर्ट में। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते हुए देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। दुर्गापुर के CSIR CMRI ने विकसित किया है पोर्टेबल ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट। ये पोर्टेबल होने के साथ साथ सस्ता भी है और ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है इस वक्त देश में जहां पे ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। अस्पतालों को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के प्रयास के तहत CSIR के दुर्गापुर में स्थित केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग शोध संस्थान ने ऑक्सीजन संवर्धन की एक नई तकनीक विकसित की है। यह उपकरण हमारे आसपास की वायु से नाइट्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन को इकट्ठा करता है ताकि ऑक्सीजन संवर्धित हवा की आपूर्ति कर सके। यह संवर्धित ऑक्सीजन श्वास की समस्या से ग्रस्त रोगियों को ऑक्सीजन मास्क या नाक द्वारा डाली गई नली से दी जाती है। यह उपकरण दूर दराज के इलाकों, घरों और अस्पतालों आदि में उन मरीजों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो छाती संबंधी रोगों और खून में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट बनाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ये CSIR CMRI का एक अभिन्न अंग है या पार्ट है। हम इस टेक्नोलॉजी को जगह जगह फैलाना चाहते हैं, इसलिए MSMEs को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आके ये टेक्नोलॉजीज को लें और जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करें। इसमें सबसे बड़ा बात है कि जो कंप्रेसर, जो जियोलाइट और जो न्यूमेटिक कनेक्शंस हैं ये सारे लोकली अवेलेबल रहते हैं, तो हर एक स्टेट में MSME ये लगा सकते हैं, ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। CSIR CMERI द्वारा विकसित ऑक्सीजन संवर्धन यूनिट 30 LPM तक ऑक्सीजन संवर्धित वायु की आपूर्ति करने में सक्षम है। यह गुणवत्ता ऐसे अन्य उपलब्ध व्यावसायिक यूनिटों से अधिक है। इस यूनिट की लागत लगभग 35,000 रुपए है और इसकी तकनीक तेलंगाना की एक कंपनी को हस्तांतरित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति घाटी के सुमना में बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटने की घटना हुई है। बर्फीले तूफान की चपेट में आए लोगों में से अब तक 384 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें से 6 लोगों की स्थिति गंभीर है और उनका उपचार चल रहा है। राहत और बचाव अभियान के दौरान अब तक 8 शवों को निकाला गया है। चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित सुमना 2 के पास भारी बर्फबारी के कारण ग्लेशियर टूटा है। बीते कुछ रोज से पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते भारत चीन सीमा पर सटे इनर लाइन पर स्थित सुमना 2 के पास भारी बर्फबारी के चलते यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सुमना इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। कल रात जैसे हमको जानकारी मिली तो तत्काल मैंने यहाँ जानकारी की डीएम प्रशासन से, सभी से, और साथ में ही रात को गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी बातचीत, उनका भी फोन आया और तत्काल हमने NDRF और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में तत्काल जुटा और साथ में ही माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने कहा कि जो भी आवश्यकता हो हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं और ITBP बिहार सभी आदमी को पूरी तरह से चित के तेजी से रेस्क्यू हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन उगाही मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने कथित वसूली कांड को लेकर अनिल देशमुख समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसी के साथ उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि इस मामले में परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने परमबीर के आरोपों की जांच CBI को करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि CBI अगले 15 दिन की रिपोर्ट देगी। इसके बाद यह फैसला होगा कि अनिल देशमुख पर FIR दर्ज की जाए या नहीं। देश में कोरोना से पैदा हुए हालातों से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सेना अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना के प्रमुख, रक्षा सचिव, DRDO के अध्यक्ष, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक और रक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल हुए।
देश में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति करने का जिम्मा भारतीय वायुसेना ले चुकी है और ऑक्सीजन टैंकरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रही है। इसके अलावा विदेशों से भी ऑक्सीजन टैंकर लेने का काम वायुसेना के विमान कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इंडोनेशिया की लापता पनडुब्बी को खोजने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पानी के दबाव से अगर पनडुब्बी को नुकसान नहीं पहुंचा होगा तो ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही होगी। इंडोनेशिया के नौसेना प्रमुख यूदो मरगानो ने कहा कि पनडुब्बी के पाए जाने के अंतिम स्थिति पर 50 से 100 मीटर की गहराई पर उच्च चुंबकीय बल वाले वस्तु का पता चला है और हवाई खोज अभियान के जरिए पहले तेल के रिसाव का पता चला था। 44 साल पुराने KRI नगाला 402 पनडुब्बी का संपर्क 21 अप्रैल को टूट गया था जब वो टारपीडो अभ्यास के लिए तैयारी कर रहा था। इस दौरान उस पनडुब्बी में 53 लोग सवार थे। इंडोनेशिया की नौसेना ने कहा कि वो ये जांच कर रही है कि गोता लगाते वक्त पनडुब्बी में कहीं विद्युत आपूर्ति तो नहीं ठप हो गई थी, जिससे कि 600 से 700 मीटर की गहराई पर उतरते वक्त आपातकालीन प्रक्रिया नहीं कर पाया होगा। और इंडोनेशियाई नौसेना की लापता पनडुब्बी का पता लगाने के अभियान में मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने मुंबई और विशाखापत्तनम से एक C-17 विमान और 2 IL-76 विमान भेजे हैं। मुंबई से एक C-17 विमान और एक IL-76 विमान भेजा गया है, जबकि विशाखापत्तनम से एक IL-76 विमान भेजा गया। इन विमानों पर खोज संबंधी उपकरणों को लादा गया है और इंडोनेशिया के सुरभाया के लिए भेजा गया। भारतीय नौसेना ने पहले ही लापता पनडुब्बी की तलाश में मदद करने के लिए विशाखापत्तनम से डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल रवाना किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की प्यास एक है सबकी। टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। परभाग्योपजीवी च षडेते दुःख भागिनः। ओजस जब बढ़ता है तो आयुर्वेद में कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ती है। ओजस वर्धक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हर्ब्स हैं, आंवला है। कर्नाटक राज्यस्य मैसूरु नगरं न केवलं पर्यटनदृशा महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते, अपितु अधुना अनेन संस्कृतपत्रकारितायाः कारणेन अपि स्वकीयं विशिष्टं स्थानं निर्मितम्। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। रविवार को हमारे साथ होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे कोविड-19 के नए वेरिएंट के प्रभाव और उससे बचाव के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर। साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो देखिए रविवार 25 अप्रैल सुबह 8:30 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ DD न्यूज पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को ई संपत्ति कार्डों के वितरण का किया शुभारंभ। कहा, स्वामित्व योजना गांव और गरीब के आत्मविश्वास, आपसी विश्वास और गांव के विकास को नई गति देने वाली। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी किए गए प्रदान। प्रधानमंत्री ने इस साल भी कोरोना संक्रमण को गांव तक न पहुंचने देने और गांव में टीकाकरण के लिए पंचायतों से सहयोग का किया आह्वान। कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से किया गया शुरू, जिससे कोई भी परिवार न सोए भूखा। जस्टिस एन.वी. रमन बने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस एन.वी. रमन को देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। देश के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति का कार्य निर्बाध गति से जारी। वाराणसी, लखनऊ, नागपुर और नासिक पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 3,46,000 से अधिक नए मामले दर्ज। 2,19,000 से ज्यादा मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। विभिन्न राज्यों में जारी लॉकडाउन का दिखा असर। 13 करोड़ 83 लाख से अधिक का हुआ टीकाकरण। और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। धन उगाही मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। अनिल देशमुख के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरस्कृत पंचायतों को पुरस्कार राशि ट्रांसफर की। इस दौरान केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को ई संपत्ति कार्डों के वितरण का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांव को रखकर आगे बढ़ रही है और सभी योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। पंचायतों को नए अधिकार दिए जा रहे हैं। पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर घर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में सरकार ने देश के हर गरीब के लिए मई और जून महीने में मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है। साथियों, इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा।
इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। प्रधानमंत्री ने पंचायतों से इस साल भी कोरोना संक्रमण को गांवों तक नहीं पहुंचने की चुनौती को दोहराया और साथ ही कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में अपना योगदान देने को भी कहा। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज इस अवसर पर 4 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक का कार्ड मिला है। 24 अप्रैल 2020 को हम लोग इस कार्यक्रम में शरीक थे। उस समय आपके नेतृत्व में आपके कर कमलों से स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ था और आज 4 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक का कार्ड आपके कर कमलों से इस कार्यक्रम में उपलब्ध होने वाला है। तो कुल मिला के 1 साल के भीतर 7 लाख लोगों को ये मालिकाना हक का कार्ड प्राप्त होगा। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सशक्त व आधुनिक पंचायतें आत्मनिर्भर भारत की नींव है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने गरीब व किसान कल्याण को समर्पित अपनी नीतियों से पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त व आधुनिक बनाकर गांवों के सामाजिक व आर्थिक विकास को नई दिशा दी है। जस्टिस एन.वी. रमन ने आज भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस नूथलपाटी वेंकट रमन को शपथ दिलाई। 6 अप्रैल को राष्ट्रपति ने तत्कालीन सीजेआई जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की ओर से भेजी गई सिफारिश को मंजूर करते हुए जस्टिस एन.वी. रमन को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया था। और बतौर जज जस्टिस रमन की पहली नियुक्ति साल 2000 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्थायी जज के तौर पर हुई थी। 2013 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए और फरवरी 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। जस्टिस रमन का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक किसान परिवार में हुआ और बतौर वकील उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की शुरुआत की। जस्टिस रमन की सिविल क्रिमिनल सर्विस केस और राज्यों के बीच नदियों के बंटवारे से जुड़े कानूनों में विशेषज्ञता है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कई चर्चित मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट पर रोक के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की है। साथ ही जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन और 4G सेवाओं पर रोक, महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में राजनीतिक संकट पर भी उन्होंने सुनवाई की। जस्टिस रमन लगभग 16 महीने सीजेआई के पद पर रहेंगे और 26 अगस्त 2022 को उनका कार्यकाल पूरा होगा। और 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए जस्टिस बोबड़े ने 18 महीने के अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की और अहम फैसले भी दिए। कोविड लॉकडाउन में मजदूरों के पलायन और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के धरने जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई की। लंबित मुकदमों को कम करने के लिए उन्होंने अदालती कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के आयुर्वेदिक अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति का कार्य निरंतर जारी है। बोकारो लखनऊ के बीच दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से वाराणसी में भी ऑक्सीजन आवश्यकता की आपूर्ति की गई है। इससे वाराणसी में कोरोना रोगियों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार करवाई जा रही है। दिल्ली स्थित बत्रा अस्पताल ने आज सुबह ऑक्सीजन की कमी को लेकर SOS जारी किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने ऑक्सीजन का एक टैंकर भिजवाया है। बत्रा अस्पताल के डॉक्टर SCL गुप्ता ने बताया कि हमें दिल्ली सरकार ने आधा टन ऑक्सीजन मुहैया कराया है, लेकिन वो भी लगभग 1 घंटे ही चलेगा। उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी। हमारी रोज की जरूरत 8000 लीटर की है। हमारे अस्पताल में 350 मरीज भर्ती हैं। इसी तरह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। यहां उपयोग में लाई जाने वाली ऑक्सीजन लो फ्लो वाली है। यहां भी मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई गई। और दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में भी ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होने के कगार पर था। यहां भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल की गई है। यहां कोरोना के 215 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से कई ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच गई है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने से लखनऊ में मरीजों को मदद मिलेगी। लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। और लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और एयरफोर्स भी इस काम में जुटी हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता नंदिता डागर। नंदिता, लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, चाहे वो रेलवे की तरफ से हो या फिर वायुसेना की तरफ से। किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई वायुसेना की तरफ से की जा रही है? नंदिता, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? नंदिता डागर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समाचारों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई के तहत ऑक्सीजन की आपूर्ति में लगातार लगा हुआ है और इसी को लेकर लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम से कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुक्रवार शाम 8:10 पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों के साथ विशाखापट्टनम से नागपुर स्टेशन पहुंची। इनमें से 3 टैंकर नागपुर स्टेशन पर उतारे गए और शेष महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन पर उतारे जाएंगे। रविवार सुबह ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नासिक रोड स्टेशन पहुंचने की उम्मीद है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 4 टैंकर के साथ विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के नासिक पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने से नासिक में मरीजों को मदद मिलेगी। नासिक के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक मंगवा रही है। कल हिंडन एयरबेस से वायुसेना का एक C-17 विमान आज सुबह सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकरों के लेकर वायुसेना का विमान आज शाम तक पानागढ़ पहुंचेगा। देश में कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 66,836 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा इसी अवधि में 74,045 लोग ठीक हुए हैं और 773 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब कोरोना के कुल मामले 41,81,576 हो गए हैं। इनमें से 34,04,792 मरीज ठीक हुए हैं और 63,252 की जान गई है। राज्य में अब कोरोना के 6,91,851 सक्रिय मामले हैं। और दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,331 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना मामलों की संख्या 9,80,689 हो गई है। दिल्ली के
स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 348 मौतें हुई हैं, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 13,541 हो गई है। दिल्ली में 24 घंटों में 23,572 मरीज ठीक होने के बाद अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 8,75,109 हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केरल में सप्ताहांत में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हुई हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार को राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू करने का फैसला किया था। इस दौरान राज्य में लॉकडाउन जैसी सख्ती लागू की गई है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी यात्रा की ही इजाजत है। शादी समारोह के लिए इंडोर में 75 और आउटडोर में 150 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इस दौरान अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोच्चि सहित सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सख्ती देखी जा रही है। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू नियमों को सख्त कर दिया है। राज्य के गृह विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी कर 19 अप्रैल से लागू पाबंदियों में अतिरिक्त पाबंदियां जोड़ी हैं। और ये पाबंदियां हैं कि खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की चीजों की सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया गया है। किराना और सब्जी की दुकानें सोमवार से सुबह केवल 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे ही खुलेंगी। डेयरी बूथ और दूध के आउटलेट्स 2 पारियों में सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। मिठाई, प्रोसेस्ड फूड और बेकरी की दुकानों और रेस्तोरां को खोलने की अनुमति नहीं है, केवल होम डिलीवरी होगी। शादी समारोह में 50 आदमी शामिल होंगे और शादी 3 घंटे में करनी होगी। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में 26 अप्रैल से नहीं कर सकेंगे यात्रा। हर सप्ताहांत पर पूरी तरह से कर्फ्यू लागू रहेगा। ये कर्फ्यू शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे राज्य में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य में 3 दिन पहले हर शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, नोएडा, गोरखपुर सहित राज्य के कई शहरों में सख्ती देखने को मिल रही है। प्रशासन इस दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान केवल जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की छूट दी जा रही है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी छूट दी जा रही है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया था। इससे पहले केवल 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू था। ओडिशा के शहरी इलाकों में सप्ताहांत लॉकडाउन के तहत सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान राजधानी भुवनेश्वर सहित बाकी शहरी इलाकों में छूट के तहत सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सुबह की सैर और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। वहीं कर्नाटक में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते 4 मई तक वीकेंड पर लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन का असर राजधानी बेंगलुरु सहित अन्य शहरों में देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में वीकेंड के अलावा बाकी दिनों के लिए आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया था। वीकेंड पर पूर्ण प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। इससे पहले प्रशासन ने गुरुवार को राज्य भर में दोपहर में मार्केट में सभी गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानों को बंद कराया था। कर्नाटक में ये वीकेंड लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे जारी रहेगा। और देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,46,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 2,19,000 से ज्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 25,52,940 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 2,624 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.15% हो गई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,89,544 हो गया है। और देश में कोरोना नमूनों की जांच का काम भी लगातार जारी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में कल तक कोरोना संक्रमण के लिए कुल 27,61,89,222 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 17,53,569 सैंपल कल टेस्ट किए गए।
देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में भी बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में CSIR के दुर्गापुर में स्थित केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग शोध संस्थान ने स्वदेशी तकनीक से एक ऑक्सीजन संवर्धन यूनिट तैयार किया है। इस उपलब्धि से कोरोना काल में लोगों का जीवन बचाने में बहुत मदद मिलने की उम्मीद है। इसके बारे में और जानकारी देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की इस रिपोर्ट में। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते हुए देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। दुर्गापुर के CSIR CMRI ने विकसित किया है पोर्टेबल ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट। ये पोर्टेबल होने के साथ साथ सस्ता भी है और ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है इस वक्त देश में जहां पे ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। अस्पतालों को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के प्रयास के तहत CSIR के दुर्गापुर में स्थित केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग शोध संस्थान ने ऑक्सीजन संवर्धन की एक नई तकनीक विकसित की है। यह उपकरण हमारे आसपास की वायु से नाइट्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन को इकट्ठा करता है ताकि ऑक्सीजन संवर्धित हवा की आपूर्ति कर सके। यह संवर्धित ऑक्सीजन श्वास की समस्या से ग्रस्त रोगियों को ऑक्सीजन मास्क या नाक द्वारा डाली गई नली से दी जाती है। यह उपकरण दूर दराज के इलाकों, घरों और अस्पतालों आदि में उन मरीजों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो छाती संबंधी रोगों और खून में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट बनाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ये CSIR CMRI का एक अभिन्न अंग है या पार्ट है। हम इस टेक्नोलॉजी को जगह जगह फैलाना चाहते हैं, इसलिए MSMEs को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आगे ये टेक्नोलॉजीज को लें और जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करें। इसमें सबसे बड़ा बात है कि जो कंप्रेसर, जो जियोलाइट और जो न्यूमेटिक कनेक्शंस हैं ये सारे लोकली अवेलेबल रहते हैं, तो हर एक स्टेट में MSME ये लगा सकते हैं, ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। CSIR CMERI द्वारा विकसित ऑक्सीजन संवर्धन यूनिट 30 LPM तक ऑक्सीजन संवर्धित वायु की आपूर्ति करने में सक्षम है। यह गुणवत्ता ऐसे अन्य उपलब्ध व्यावसायिक यूनिटों से अधिक है। इस यूनिट की लागत लगभग 35,000 रुपए है और इसकी तकनीक तेलंगाना की एक कंपनी को हस्तांतरित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति घाटी के सुमना में बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटने की घटना हुई है। बर्फीले तूफान की चपेट में आए लोगों में से अब तक 384 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें से 6 लोगों की स्थिति गंभीर है और उनका उपचार चल रहा है। राहत और बचाव अभियान के दौरान अब तक 8 शवों को निकाला गया है। चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित सुमना 2 के पास भारी बर्फबारी के कारण ग्लेशियर टूटा है। बीते कुछ रोज से पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते भारत चीन सीमा पर सटे इनर लाइन पर स्थित सुमना 2 के पास भारी बर्फबारी के चलते यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सुमना इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। कल रात जैसे हमको जानकारी मिली तो तत्काल मैंने यहाँ जानकारी की डीएम प्रशासन से, सभी से, और साथ में ही रात को गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी बातचीत, उनका भी फ़ोन आया और तत्काल हमने NDRF और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में तत्काल जुटा और साथ में ही माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने कहा कि जो भी आवश्यकता हो हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं और ITBP बिहार सभी आदमी को पूरी तरह सचेत किए, तेजी से रेस्क्यू हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन उगाही मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने कथित वसूली कांड को लेकर अनिल देशमुख समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसी के साथ उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि इस मामले में परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने परमबीर के आरोपों की जांच CBI को करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि CBI अगले 15 दिन की रिपोर्ट देगी। इसके बाद यह फैसला होगा कि अनिल देशमुख पर FIR दर्ज की जाए या नहीं। देश में कोरोना से पैदा हुए हालातों से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सेना अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना के प्रमुख, रक्षा सचिव, DRDO के अध्यक्ष, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक और रक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल हुए।
देश में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति करने का जिम्मा भारतीय वायुसेना ले चुकी है और ऑक्सीजन टैंकरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रही है। इसके अलावा विदेशों से भी ऑक्सीजन टैंकर लेने का काम वायुसेना के विमान कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इंडोनेशिया की लापता पनडुब्बी को खोजने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पानी के दबाव से अगर पनडुब्बी को नुकसान नहीं पहुंचा होगा तो ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही होगी। इंडोनेशिया के नौसेना प्रमुख यूदो मरगानो ने कहा कि पनडुब्बी के पाए जाने के अंतिम स्थिति पर 50 से 100 मीटर की गहराई पर उच्च चुंबकीय बल वाले वस्तु का पता चला है और हवाई खोज अभियान के जरिए पहले तेल के रिसाव का पता चला था। 44 साल पुराने KRI नगाला 402 पनडुब्बी का संपर्क 21 अप्रैल को टूट गया था जब वो टारपीडो अभ्यास के लिए तैयारी कर रहा था। इस दौरान उस पनडुब्बी में 53 लोग सवार थे। इंडोनेशिया की नौसेना ने कहा कि वो ये जांच कर रही है कि गोता लगाते वक्त पनडुब्बी में कहीं विद्युत आपूर्ति तो नहीं ठप हो गई थी, जिससे कि 600 से 700 मीटर की गहराई पर उतरते वक्त आपातकालीन प्रक्रिया नहीं कर पाया होगा। और इंडोनेशियाई नौसेना की लापता पनडुब्बी का पता लगाने के अभियान में मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने मुंबई और विशाखापत्तनम से एक C-17 विमान और 2 IL-76 विमान भेजे हैं। मुंबई से एक C-17 विमान और एक IL-76 विमान भेजा गया है, जबकि विशाखापत्तनम से एक IL-76 विमान भेजा गया। इन विमानों पर खोज संबंधी उपकरणों को लादा गया है और इंडोनेशिया के सुरभाया के लिए भेजा गया। भारतीय नौसेना ने पहले ही लापता पनडुब्बी की तलाश में मदद करने के लिए विशाखापत्तनम से डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल रवाना किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही।